हेलो क्लास 8, वेलकम टू सोशल साइंस क्लास। स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम लोग सिविक्स को रीड करेंगे। सिविक्स का चैप्टर फर्स्ट, जिसका वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 आप तक पहुंच चुका है। आज वीडियो पार्ट 3 रीड करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को नहीं देख रहे हैं, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप में मैंने देखा है जितने स्टूडेंट्स हैं उससे कम वीडियोज़ में व्यूअर जो है व्यू नहीं मिल रहे हैं। तो इससे पता चल रहा है कि आप लोग वीडियोज़ नहीं देख रहे हैं। ये बहुत गलत बात है। मैं वीडियो बनाना बंद कर दूंगा अगर आप लोग केवल नोट्स बनाने में ही बिलीव करते हैं। केवल नोट्स ही अगर आपको स्टडी लगता है तो वीडियो बनाने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वीडियो अगर देखेंगे नहीं तो आपको समझ में कैसे आएगा, चैप्टर समझ में नहीं आएगा तो रटने का फ़ायदा ही नहीं है। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइम ध्यान रखिए, अगली बार ऐसा ना हो। सारे वीडियो देखिए, समझिए, टॉपिक को समझिए, उसके बाद में नोट्स बनाइए। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने कुछ एक्ट थे, इंपॉर्टेंट लॉ, जो हमने इसमें रीड किए थे, जैसे कि डाउरी प्रोहिबिशन, दहेज निरोधक अधिनियम। ठीक है, जिसमें दहेज को पूरी तरह बैन कर दिया गया था 1961 में। एक शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज़, शेड्यूल ट्राइब्स यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के साथ में शोषण का एक एक्ट बनाया गया था, उनके खिलाफ कोई शोषण ना हो। एम्प्लॉयमेंट और ये सारे जितने भी रूल्स थे ये हमने पिछले वीडियो में पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे लीगलिटी ऑफ लॉ, कानून की वैधता। कोई भी कानून कितना वैध होता है, कितना उसकी जो है कितना लीगल होता है, इसको पढ़ते हैं। The Constitution is the ultimate source of power. No one is above the Constitution. Law contained in the Constitution are sacrosanct and binding on the every citizen of India. तो बच्चों समझ में आया कि कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर कुछ नहीं है। हमारे देश में सर्वोच्च जो ताकतवर कौन है? कॉन्स्टिट्यूशन। ये अल्टीमेट सोर्स ऑफ पावर है और ये पूरे देश के सभी नागरिकों के लिए पवित्र है और एक पवित्र ग्रंथ की तरह समझो माना जाएगा इसको, और ये इसके कानून भी सभी को मानने होंगे। The Indian Constitution has provided for an independent and powerful judiciary that is responsible for the defending in the rights of the common man. तो जुडिशरी का काम क्या है बच्चों? ये जुडिशरी जो होती है ये प्रत्येक इंसान के, इस देश के प्रत्येक सिटीजन के जो राइट्स हैं उसकी रक्षा करती है। ठीक है, तो इसीलिए हमारे संविधान में जो जुडिशरी को इंडिपेंडेंट रखा गया है, ये स्वतंत्र है। इस पर किसी भी लीडर का, किसी भी नेता का कोई भी प्रेशर नहीं होता है। ठीक है, तो इसका काम क्या है? इट इज़ इंटरेस्टेड विद द जॉब ऑफ अपहोल्डिंग द लीगलिटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इफ अ लॉ इज इनेक्टेड अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देन द जुडिशरी हैज़ द राइट टू डिक्लेयर इट निल एंड वाइड abolish it. The judiciary also has the power to punish all the breakers of the law. तो जुडिशरी को इतना पावर दिया गया है कि कोई भी अगर कानून तोड़ता है उसको पनिश कर सकती है, और कोई भी ऐसा कानून अगर कोई बनाया जाता है तो जो न्यायालय है, जुडिशरी है, ऐसा अगर कोई कानून बनता है जो संविधान के खिलाफ हो तो उस कानून को जुडिशरी निल कर सकती है, ख़त्म कर सकती है। इतनी उसको पावर दी गई है। तो जुडिशरी का काम क्या है? न्यायपालिका का काम क्या है? न्यायपालिका हमारे अधिकारों की रक्षा करती है। ठीक है, हमारी स्वतंत्रता की रक्षा करती है। हैंस इन कंक्लूजन इट कैन बी सेड दैट वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन एज। यहाँ पे ये कंक्लूजन निकलता है कि हम किस तरह से कह सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए क्यों ज़रूरी है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है। तो आइए रीड करते हैं, देखते हैं क्या पॉइंट्स हैं। पहला पॉइंट दिया गया है, फर्स्ट इट एक्सप्रेस द सेल्फ डिटर्मिनेशन ऑफ द सिटीजन। तो जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये सिटीजन यानी देश के प्रत्येक नागरिक का सेल्फ डिटर्मिनेशन है। देश के प्रत्येक नागरिक को स्वनिर्णय लेने की शक्ति देता है। स्वनिर्णय मीन्स हम अपने फैसले खुद कर सकते हैं। सबसे पहला तो ये हो गया। दूसरा, इट एम्बॉडीज द सिविल राइट्स ऑफ द पीपल। ये लोगों की सिविल राइट्स यानी कि कानूनी जो देश के प्रत्येक नागरिक के जो अधिकार हैं उसको ये अपने अंदर बनाए रखता है। ठीक है, इट इज़ एन इनकारनेशन ऑफ द स्पिरिट, द होप्स, द बिलीव्स, द एक्सपेक्टेशन एंड द विशेस ऑफ द पीपल। ये लोगों की बिलीव्स, एक्सपेक्टेशन की और उनकी आशाओं की आत्मा है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? हमारे विश्वास, हमारे जो आशाएं, हमारी उम्मीदें हैं, इन सभी उम्मीदें हमारी ये किस पर डिपेंड करती हैं? कॉन्स्टिट्यूशन पर। थर्ड क्या है? द कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश द लीगल फ्रेमवर्क फॉर डेमोक्रेसी। लोकतंत्र को बनाए रखने के लिए इसकी जो स्थापना हुई थी वो लीगल फ्रेमवर्क पे हुई थी। एक तरीके से पूरी तरीके से कानूनी रूपरेखा के आधार पर इसकी स्थापना की गई है। ठीक है, तो कुल मिला के हमको ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है हमें हर तरीके से लाभ पहुंचाता है। लॉस एंड डिसेंट, कानून और असंतोष। तो कुछ ऐसे कानून हैं, डिसेंट का मतलब होता है असंतोष या असहमति। ठीक है,
तो कभी कभी देश में ऐसे कानून बन जाते हैं जिनके प्रति लोगों के प्रति काफ़ी असंतोष होता है। तो आइए रीड करते हैं। बट वेयर एवर देयर आर लॉज देयर इज बाउंड टू बी डिसेंट और अपोजिशन टू इट। फॉर एग्जाम्पल, इफ अ लॉ गोज अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल देन दैट ग्रुप विल प्रोटेस्ट टू एक्सप्रेस इट डिसैटिस्फैक्शन। यानी कभी कभी देश में ऐसे कानून बन जाते हैं जिससे लोगों को काफ़ी विरोध करना पड़ता है। तो कुछ कानून ऐसे होते हैं जिससे लोगों में काफ़ी असंतोष होता है, किसी विशेष ग्रुप के लिए अगेंस्ट हो जाते हैं। जैसे कभी कभी आपने देखा कि देश में अभी हाल ही में एक कानून लागू हुआ था, जैसे एक SC/ST एक्ट को ख़त्म करने का एक कानून पारित किया गया था, जिससे कि इस देश के एक विशेष ग्रुप को काफ़ी नुकसान होने की क्या था, खतरा था, जिससे कि उन लोगों ने इस कानून का विरोध किया। ऐसे ही जैसे एक कानून है, बहुत सारे ऐसे कानून बन जाते हैं जो किसी विशेष ग्रुप के लिए सही नहीं होते हैं, तो लोग क्या करते हैं, वो एक साथ खड़े होकर उसका प्रोटेस्ट करते हैं। जैसे कि अभी कुछ दिनों पहले वो चला था NRC प्रकरण, सुना है आपने, कैब लागू हुआ था, CAA, हाँ, NRC तो अभी आया नहीं है। CAA जब चला था तो किसी खास ग्रुप को काफ़ी डर का सामना करना पड़ा था और उन्होंने क्या किया, संगठित होकर प्रोटेस्ट किया। तो इसको कहते हैं डिसेंट, यानी असंतोष होना। तो देश में कभी कभी ऐसे कानून भी बन जाते हैं जो किसी स्पेशल कम्युनिटी के लिए सही नहीं होते हैं, तो वो क्या करते हैं, वो अपने डिसैटिस्फैक्शन, अपने असंतोष को प्रकट करने के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, आंदोलन करते हैं। एक्सप्रेसिंग डिसेंट कैन टेक वेरियस फॉर्म्स। पीसफुल मार्च, तो किस तरह से लोग एक्सप्रेस करते हैं अपने असंतोष को, एक शांतिपूर्ण मार्च निकालते हैं। मार्च मतलब समझ रहे हैं ना, सड़कों पर निकालना ना, शांतिपूर्ण तरीके से जुलूस निकालना। नॉन कोऑपरेशन, असहयोग करना। वायलेंट प्रोटेस्ट, हिंसक प्रोटेस्ट हो जाते, कभी कभी लोग गाड़ियां जलाते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, आगजनी करते हैं, बमबाजी करते हैं, एक वायलेंट प्रोटेस्ट होता है ये। स्ट्राइक्स क्या होते हैं, धरना देना, हड़तालें करना। तो समटाइम्स गवर्नमेंट्स आर फोर्स्ड टू अबॉलिश और मॉडिफाई द लॉज ड्यू टू सच प्रोटेस्ट। तो इस तरह से जब प्रोटेस्ट होते हैं तब गवर्नमेंट को क्या करना होता है, कानून को मॉडिफाई करना होता है, उसमें परिवर्तन करना होता है। इसी तरह के कुछ प्रोटेस्ट हो चुके हैं। चलिए पहले हम केस स्टडी पढ़ते हैं। ये पिछले पेज पे कौन सी केस स्टडी थी, एक थी डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट, पढ़ते हैं ये क्या है। द इशू ऑफ डाउरी इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट सोशल एविल एफ्लेक्टिंग इंडियन सोसाइटी। हमारे देश में, हमारे समाज में सबसे बड़ी एक बुराई है, क्या है, दहेज। डाउरी इज़ मनी और प्रॉपर्टी गिवन टू द ब्राइड बाय हर फादर एट द टाइम ऑफ मैरिज। शादी के समय दुल्हन की तरफ से जो दूल्हे को एक प्रॉपर्टी दी जाती है, लोग दहेज में जाने क्या क्या देते हैं, ज़मीन देते हैं, भैंस दे देते हैं और अपनी संपत्ति बेचकर सामान देते हैं, जाने क्या क्या देते हैं, घरेलू सामान, टीवी, फ्रिज, कूलर, गाड़ी, नगद पैसे, सोना चांदी, चेन, ये जाने कितनी चीज़ें ये सब दहेज में दी जाती हैं और मजबूरी में इनको देनी पड़ती हैं। These days, increasingly outrageous demands for dowry are being made by groom's family, which the girl's family often find impossible to meet. For this, the bride are harassed and often killed. तो क्या होता है, कभी कभी आजकल तो दहेज लेना और देना एक गौरव का विषय बन गया। ऐसा लगता है कि दहेज लेने से एक शान बढ़ जाती है। और कभी कभी क्या होता है कि दुल्हन के परिवार वाले, लड़की के परिवार वाले जब दहेज देने में असमर्थ होते हैं या कम दे पाते हैं तो ससुराल में उसको ताने देते हैं, उसके साथ हैरेसमेंट होता है और कभी कभी क्या होता है कि लड़कियों को मार भी दिया जाता है। ऐसे बहुत सारे केसेस आए होंगे, आपने पढ़े होंगे, न्यूज़पेपर्स में, टीवी पर भी दिखाए जाते हैं और इन चीज़ों पर बहुत सारी फिल्में भी बन चुकी हैं, आपने देखा होगा, ठीक है। तो 1961 में एक कानून पास किया गया था। क्या कानून था, द गवर्नमेंट पास द डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट बैनिंग द गिविंग एंड टेकिंग डाउरी, यानी कि दहेज को लेना और देना अपराध घोषित किया गया था 1961। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी आज भी लोग दहेज देने और लेने से बाज नहीं आ रहे हैं। तो ये सब चीज़ें आप जानते ही हैं कि कानून तो बन जाता है लेकिन उसका पालन लोग नहीं करते हैं। हर आदमी चाहता है कि दहेज ना देना पड़े, दहेज के खिलाफ सभी हैं, लेकिन कौन खिलाफ है दहेज, जो दहेज जब देने का नंबर आता है तब वो दहेज के खिलाफ होता है, जब दहेज लेने का नंबर आता है तब वो दहेज का समर्थन करता है। और यही एक कमी है, हर आदमी स्वार्थी है, ठीक है। चलिए इन चीज़ों के बारे में बाद में डिस्कस करते हैं। आगे एक रियल स्टोरी दी गई है बच्चों, एक रियल स्टोरी ये पढ़ते हैं, ये दहेज से रिलेटेड है। कहाँ की है, पहले रीड करेंगे फिर समझेंगे इसको। इन जून 2003 निशा शर्मा पेरेंट्स अरेंज द मैरिज टू मुनीश दलाल। 21-year-old Nisha was a software engineer based in Delhi
मच अगेंस्ट निसाज विशेज हर फादर हैड एग्रीड टू गिव मुनीस दलाल एंड हिज फैमिली ए हैफ्टी डाउरी। तो जून 2003 की बात है, निशा शर्मा नाम की एक लड़की है जो कौन है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, दिल्ली में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, उसकी मैरिज तय हो गई थी मुनीस दलाल नाम के एक व्यक्ति से, एक लड़के से, ठीक है। तो उसके पिता मुनीस को एक मोटी रकम देने को तैयार थे, यानी कि एग्री हो गए थे दहेज देने के लिए, ठीक है। हैफ्टी का मतलब होता है अधिक मात्रा में, खूब मोटा तगड़ा दहेज देने के लिए वो एग्री हो गए थे। इसके लिए जो निशा थी वो अपने पिता के अगेंस्ट थी, वह अपने पिता का दहेज के लिए विरोध कर रही थी। आगे पढ़ते हैं। डिस्पायर दिस ऑन द डे ऑफ द मैरिज द ग्रूम्स फैमिली मेड फ्रेश डिमांड्स फॉर मनी फ्रॉम द ब्राइड्स फादर। दे थ्रीटेंड टू कॉल ऑफ द मैरिज अनलेस देयर डिमांड्स वर मेट। उन्होंने कहा कि मतलब शादी के दिन, जब शादी का दिन आ गया तब उन्होंने अपनी डिमांड और बढ़ा दी। क्या बढ़ा दी? मनी, मतलब ज़्यादा पैसा और मांगने लगे। थॉट हर्ट एंड शॉक्ड निशा स्टूड स्ट्रॉन्ग। शी कॉल्ड द पुलिस एंड हैड मिस्टर दलाल एंड हिज फैमिली अरेस्टेड फॉर डिमांडिंग डाउरी। तो ऐसे लोग होते हैं, उन्होंने क्या किया, जब पहले तो अच्छा खासा दहेज तय कर लिया था, लेकिन शादी के दिन जब शादी हो रही थी उस समय उन्होंने और ज़्यादा पैसे की डिमांड कर दी। तो निशा के जो फादर थे वो तो शॉक्ड रह गए जैसे उन्हें पता चला, लेकिन निशा वो मजबूती के साथ उन लोगों के खिलाफ खड़ी हो गई। उसने क्या किया, पुलिस को बुलाया और उन सभी को गिरफ्तार करवा दिया, दहेज की मांग करने के जुर्म में उनको गिरफ्तार करवा दिया। तो ये होती हैं बहादुर लड़कियाँ। ऐसे टाइम में जो कमज़ोर लड़कियाँ होती हैं वो क्या करती हैं, जो बहादुरी नहीं दिखाती वो रोने लगती हैं, अरे मेरी शादी टूट गई, बारात लौट जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी। ये सब नहीं। इस कहानी से हमको एक शिक्षा लेनी चाहिए कि कैसी भी परिस्थितियाँ हों, जब भी गलत किया जाए सोसाइटी में, समाज में अन्याय हो, उसके खिलाफ लड़ो तो दूसरे लोग भी आपसे इंस्पायर होंगे, ठीक है। तो ये डाउरी से रिलेटेड एक स्टोरी थी, इसको समझ में आया होगा, अच्छी लगी, ठीक है। इफ़ convicted by a court, the penalty for demanding dowry is maximum of 10 years in prison। 10 साल की जेल करा दी, बहुत बढ़िया। निशा's act of courage has inspired many women across the country to take a stand against dowry। तो एक लड़की के दहेज के खिलाफ खड़े होने से हजारों लड़कियां पूरे देश में उससे इंस्पायर हुई, हजारों लड़कियों ने इस प्रथा का विरोध किया, ठीक है। तो कैसा लगा आपको ये केस स्टडी? बिल्कुल रियल स्टोरी थी। आगे पढ़ते हैं केस स्टडी लॉस एंड डिसेंट। अब यानी कानून और मतभेद से संबंधित एक स्टडी पढ़ते हैं। ये स्वतंत्रता आंदोलन की है, मैं शॉर्ट में पढ़ दूं बच्चों, आप लोग इसको पूरा रीड कीजिएगा, ठीक है। अ पीप इनटू द पास्ट की स्टोरी है। अंडर ब्रिटिश रूल आवर फ्रीडम फाइटर रिजॉर्टेड टू वेरियस फॉर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट। मोस्ट प्रोटेस्ट वर पीसफुल बट सम बिकेम वायलेंट। भगत सिंह एंड हिज comrades protest against the public safety ordinance bill by throwing a bomb outside the Lahore Legislative Assembly and disturbed pamphlets attacking the British government, but no one was killed in the attack। ये उस समय की बात है जब भगत सिंह ने लाहौर के असेंबली में बम फेंका था, ठीक है। तो उस समय मरा तो कोई नहीं था, लेकिन उस समय भगत सिंह ने बम इसलिए फेंका था कि सरकार उनकी बात नहीं सुन रही थी। तो उस समय एक पीसफुल प्रोटेस्ट चल रहा था महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी वाज अ फर्म बिलीवर इन नॉन वायलेंस। महात्मा गांधी जो थे वो नॉन वायलेंस में बिलीव करते थे। किस में विश्वास रखते थे? अहिंसा में। वो अहिंसावादी थे। ये ठंडे दल के नेता थे, भगत सिंह गर्म दल के नेता थे। उन्होंने क्या किया? फॉर्म्स ऑफ प्रोटेस्ट लाइक नॉन कोऑपरेशन एंड सत्याग्रह। उन्होंने एक आंदोलन चलाया था सत्याग्रह, जिसमें ये था कि वो अंग्रेजों के किसी भी काम में कोऑपरेट नहीं करेंगे, ठीक है। ये नॉन कोऑपरेशन एक आंदोलन चल रहा था। व्हेन द ब्रिटिश प्रोहिबिटेड इंडियन from making their own salt as a form of protest, Gandhi ji marched with his followers from the Sabarmati ashram to Dandi in the coastal belt of Gujarat। तो ये गांधी जी ने उस अंग्रेज़ों के उस कानून के खिलाफ प्रोटेस्ट किया था जिस समय अंग्रेज उन्होंने कानून बनाया था कि भारत का कोई भी व्यक्ति अपना जो नमक है, अपने देश का ही नमक खुद नहीं बना सकता है। उन्होंने ये कानून लागू किया था कि हमारा, ये समझ लो कि गुजरात में हमारा समुद्र था, हमारे समुद्र से बनने वाला नमक अंग्रेज उस पर पूरा कब्जा कर चुके थे और वो नमक हमारा ही बनाया हुआ नमक हमको खरीदना पड़ता था। तो अंग्रेज़ों के इस कानून का विरोध किया था गांधी जी ने, ठीक है।
ये कानून था नॉन कोऑपरेशन, असहयोग आंदोलन चल रहा था। तो उन्होंने क्या किया, पैदल यात्रा शुरू की थी गुजरात के गांधीनगर से दांडी, एक गांव है गुजरात के समुद्र के किनारे, उस गांव तक पैदल यात्रा शुरू की थी। देयर गांधी जी सिंबॉलिकली ब्रोक द लॉ ऑफ द लैंड बाई पिकिंग अप a handful of salt from the seashore, thus effectively yet peacefully putting an end to the salt law। तो उन्होंने नमक कानून तोड़ दिया था। गांधी जी गए थे दांडी यात्रा करते हुए, तो उन्होंने इस कानून को तोड़ा था। खुद जाके अपने हाथों से उन्होंने खेतों में प्रवेश किया। नमक के खेत होते हैं वहाँ पे, जहाँ पे समुद्र का जो झाग होता है उसको इकट्ठा किया जाता है, उससे नमक निकाला जाता है। तो उन्होंने नमक कानून तोड़ा, नमक बनाया, इस तरह से ये उन्होंने असहयोग आंदोलन अपना कंप्लीट किया। तो स्टूडेंट्स एक और इसमें स्टोरी दी गई है, व्हेन पीपल्स डिसेंट सेव्ड आ रेन फॉरेस्ट, लोगों के असंतोष ने किस तरह से एक जंगल को बचाया। तो ये स्टोरी आप खुद पढ़ लीजिएगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो मैं इसका वीडियो बाद में बना के आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है। और वैसे काफ़ी ईजी है, अच्छी कहानी है। लोगों ने संगठित होकर एक जंगल को बचाया था सरकार के कानून के खिलाफ, जिसमें सरकार कुछ ऐसा काम करवाना चाहती थी जिससे इकोसिस्टम को काफ़ी नुकसान था। चलिए शॉर्ट में थोड़ा समझा देते हैं क्या है। द साइलेंट वैली इज़ वन ऑफ द लास्ट पैचेस ऑफ अनटच्ड रेन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड, लोकेटेड इन द वेस्टर्न घाट इन केरला। केरला के वेस्टर्न घाट की बात है। इट इज़ होम टू ए वैरायटी ऑफ रेयर प्लांट्स, बर्ड्स एंड एनिमल्स। तो ये जो जंगल है बहुत सारे जीव जंतुओं और पक्षियों का घर है, ठीक है। लायन टेल्ड मकॉक, एक ऐसा, मकॉक मतलब एक लंगूर है, बंदर, जो शेर जैसी जिसकी पूंछ होती है, मतलब उसका नाम ही है लायन टेल्ड मकॉक। द ग्रेट इंडियन हॉर्नबिल एंड द नीलगिरी ताहर। द लायन टेल्ड मकॉक इज़ वन ऑफ द मोस्ट थ्रेटेंड species of monkey in the world. In 1973, the Kerala State Electricity Board (KSEB) proposed to build a dam across the Kuntipuj River, generating hydroelectricity. The reservoir found by the dam would have flooded large tracts of the Silent Valley. तो इस साइलेंट वैली को खतरे से बचाना था। क्या होता था कि गवर्नमेंट ने एक कानून पास किया था या एक ऐसा नियम बनाया था, वो डैम बनाना चाहती थी। उस डैम को बनने से क्या होगा, ये सारा का सारा जंगल ख़त्म हो जाता, क्योंकि यहाँ पे जब पानी भरता, बाढ़ आ जाती, उस बाढ़ में सारे जंगली जानवर मारे जाते। तो ये एक नेचुरल एरिया था, इसको बर्बाद होने से बचाने के लिए लोगों ने संगठित होकर गवर्नमेंट का विरोध किया, ठीक है। तो इसको आप पढ़ लीजिएगा। आगे ग्लोसरी रीड कीजिए। इन ब्रीफ में जो कि चीज़ें दी गई हैं इनको आप रीड कर लीजिएगा। कि सारी चीज़ें अगर मैं रीड करके आपको बताऊंगा तो स्टूडेंट्स वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाएगा ना, ठीक है। तो ऐसे आप पढ़ते रहिए। एक्सरसाइज फिल कर लीजिए, इनरिचमेंट एक्टिविटीज़ इनको भी देख लीजिए आप। एक्सरसाइज में फिल इन द ब्लैंक्स हैं। पहले में कॉन्स्टिट्यूशन फिल कर दीजिए, सेकेंड में 395 और आर्टिकल्स एंड शेड्यूल्स कितने हैं, 11। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कंटेन्स 395 आर्टिकल्स एंड 11 शेड्यूल्स। थर्ड में फिल कीजिए आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। फोर्थ में राइट्स, ट्रू एंड फॉल्स में पहला फॉल्स है, दूसरा ट्रू है, तीसरा ट्रू है, फोर्थ फॉल्स है और फिफ्थ ट्रू है। आंसर इन ब्रीफ एंड डिटेल, ये क्वेश्चन आंसर आपको रिटन में मिल जाएंगे, ठीक है स्टूडेंट्स। आपका चैप्टर जो है सिविक्स का कंप्लीट हुआ और इसको अच्छे से रीड कीजिए। और सबसे पहली चीज़ जो मैंने बताई है कि सारे वीडियो आप पूरे देखें। स्कूल में नहीं आ रहे हैं, जब तक ऑनलाइन स्टडी चल रही है, समझ लीजिए आपको सर पढ़ा रहे हैं, और ईमानदारी ऑनेस्टी के साथ में सारे वीडियो देखिए, समझिए, ठीक है। और अगर कहीं पे लगता है कि मुझे कुछ करेक्शन करना हो, अगर आपको लगता है मेरे वीडियो में कुछ कमी है, आवाज़ में कमी है, साउंड में कमी है, या ब्राइटनेस में कमी है, या आपको ब्लर दिखता है, साफ़ नहीं दिखता है, तो आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए, ठीक है। अगर कहीं पर कुछ समझ नहीं आया आपको, या मैं नहीं आपको समझा पाया, ये भी हो सकता है कि मैंने जिस तरीके से समझाया है आपको ना समझा पाया हूँ, तो आप दोबारा मुझसे पूछें, मैं आपको फिर से ये समझा दूँगा, ठीक है स्टूडेंट्स। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग ये मन से पढ़ेंगे। तो अब नेक्स्ट वीडियो जो आएगा आपका स्टार्टिंग हिस्ट्री से आएगा, हिस्ट्री का सेकेंड चैप्टर से, ठीक है स्टूडेंट्स। टेक केयर, बाय, हैव ए नाइस डे।